हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टिंग पॉलीमर्स। ठीक है, वन बाय वन हम हर एप्लीकेशन को पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ ये यूज़ हो रहे हैं। और हम इस टॉपिक को इसलिए कवर कर रहे हैं कि इन जनरल जितने भी कंडक्टिंग पॉलीमर हम अपने सिलेबस में पढ़ने वाले हैं वहाँ पर उनके एप्लीकेशन में हम इस पार्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। अभी हम इन जनरल सारे तरीके के जो भी हमारे पास कंडक्टिंग पॉलीमर्स हैं उनके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है रिचार्जेबल बैटरीज में आपके जो कंडक्टिंग पॉलीमर है उन्हें यूज़ किया जाता है। अब रिचार्जेबल बैटरीज में ये कंडक्टिंग पॉलीमर करते क्या है, चार्ज स्टोरेज मटेरियल की तरह यूज़ होते हैं। आपको पता है क्या, हमारे जो कंडक्टिंग पॉलीमर है अभी हम आगे देखेंगे कि पॉलीएनिलीन है, अलग अलग रेडॉक्स स्टेट शो करता है। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, क्योंकि अलग अलग रेडॉक्स स्टेट शो कर रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन कर रहा है, तो अलग अलग तरीके के आयंस को ये स्टोर कर सकता है या रिलीज कर सकता है। इसीलिए ये चार्ज स्टोरेज मटेरियल की तरह आपकी जो बैटरीज हैं उनमें यूज होता है। अब दूसरी बात, इनकी ना जो करंट डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, पॉलीएनिलीन के लिए भी, अदर कंडक्टिंग पॉलीमर के लिए। अब करंट डेंसिटी है क्या चीज़, कि कोई छोटा सा आपके पास एरिया है, यूनिट एरिया में वो कितना ज़्यादा एनर्जी को स्टोर कर सकता है, उसे करंट डेंसिटी कहते हैं। अब ये स्टोरेज डिवाइस ही है, चाहे हम बैटरी की बात करें, है ना, चाहे कैपेसिटर्स की बात करें, सुपर कैपेसिटर्स की, तो हम ये कह रहे हैं दोनों के दोनों स्टोरेज डिवाइस हैं और ये काम भी क्या कर रहे हैं, स्टोरेज मटेरियल की तरह। तो अगर करंट डेंसिटी हाई है तो ये अच्छे हुए हमारे लिए, है ना। अब दूसरी बात लिखी है लॉन्ग लास्टिंग है, क्योंकि ये जल्दी खराब नहीं होते, ड्यूरेबल हैं, बहुत टाइम तक चलते हैं, तो इसीलिए ये बेटर हमारे जो बैटरीज में यूज होने वाले स्टोरेज मटेरियल है उनकी तरह बिहेव करते हैं। दूसरी बात लिखी है एंटी स्टैटिक मटेरियल्स। तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि कभी आप अपने दोस्त को छूते हैं ऐसे और आपको करंट सा लगता है, तो वो जो चीज़ है ना वो स्टैटिक चार्ज की वजह से हो रही है। होता क्या है, किसी सरफेस पे अचानक से एक स्टैटिक चार्ज बन जाता है। अब वो स्टैटिक इसलिए है क्योंकि उसे मूव करने के लिए कोई पाथ नहीं मिल रहा। तो अब कंडक्टिंग पॉलीमर क्या कर रहे हैं, कंडक्टिंग पॉलीमर उसे वही पाथ देते हैं जिसमें ये चार्ज क्या हो जाता है, मूव करता है और डिसिपेट हो जाता है। क्यों, अब इस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि जब हमारे पास कुछ इस तरीके की कोई असेंबली प्रेजेंट थी, हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे, तो अब अगर यहाँ पर कोई चार्ज है, सपोज यहाँ कोई चार्ज था, तो चार्ज को मौका कब मिला डिसिपेट होने का, उसको पाथ कब मिला वहाँ से निकलने का, जब ये कॉन्जुगेटेड कंडक्टिंग पॉलीमर आया। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जैसे आएगा, ये इधर मूव करेगा, इधर मूव, तो उसे एक पाथ मिल गया है आगे मूव करने के लिए, इसीलिए वो वहाँ पर अब नहीं रहेगा। तो इसके एग्जाम्पल में इन जनरल पॉलीएनिलीन, डोप्ड पॉलीएनिलीन को यूज़ किया जाता है किस पर्पस के लिए, एंटी स्टैटिक मटेरियल की तरीके से, जैसे थिएटर में फ्लोर बनाने के लिए। उसके अलावा कारपेट्स में भी ये यूज होता है, और भी मल्टीपल यूजेस हैं, हम देखेंगे इसको। तो ये है एज एंटी स्टैटिक मटेरियल। अब बात करते हैं ऑप्टिकल फिल्टर्स की। तो ऑप्टिकल फिल्टर्स क्या होते हैं, आपकी टीवी की स्क्रीन है, आपके लैपटॉप की जो स्क्रीन है, उस स्क्रीन से कुछ रेडिएशंस बाहर एमिट होते हैं। अब ये रेडिएशन स्ट्रेन कॉज करते हैं आईज में, एंड दीज आर हार्मफुल टू अस। तो अब क्या है कि हमने क्या करा, उस स्क्रीन के ऊपर अपने पॉलीमर की कोटिंग कर दी, तो पॉलीमर इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। अब आप ये कहेंगे कि ये एब्जॉर्ब कर कैसे रहा है, तो हमने ना बैंड गैप की बात समझी थी पहले, इससे पहले कि एक आपके पास होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। तो उसी से रिलेट करके समझिएगा, अगर हम जो हमारे पास पॉलीमर है, क्योंकि हमें पता है कि हम डोपिंग करते हैं तो हम उसके बैंड गैप को कम ज़्यादा कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि यहाँ से जो रेडिएशन निकल रहा है, ये रेडिएशन किसी स्पेसिफिक यूनिट में अगर 2 या 3, 4 ऐसे कुछ है, और मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, चलिए बात कर लेते हैं, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ ऐसा रेडिएशन है, कुछ एनर्जी ऐसी लिबरेट हो रही है, रिलीज हो रही है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर हमने क्या किया, अपने पॉलीमर के लिए उसका जो बैंड गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का बराबर कर दिया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, जो कि उस रेडिएशन के बराबर था। तो उस केस में क्या होगा, वो जो रेडिएशन आएगा इस पॉलीमर से स्ट्राइक करेगा, इसके जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन में जंप करेंगे, तो वो एनर्जी अब कहाँ यूज हो गई, इधर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए माइक्रो करंट जनरेट हो गई। और वो माइक्रो करंट हार्मफुल बिल्कुल नहीं है, वो हीट के फॉर्म में इन्वायरमेंट में डिसिपेट हो जाती है। ऐसा ही कुछ हम यहाँ पर EMI में भी पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर ये शेडिंग मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं। अभी जिस चीज़ के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं
वो टीवी स्क्रीन की या लैपटॉप स्क्रीन की बात कर रहे हैं जहां से हार्मफुल रेडिएशन आ रहे थे। तो हमने कहा कि कंडक्टिंग पॉलीमर एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस रेडिएशन को जो कि आपके हार्मफुल रेडिएशन टीवी या लैपटॉप से आ रहे थे। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ, सेंसर्स की तरह। सेंसर मतलब किसी चीज को सेंस करना, तो कोई भी चीज बहुत स्मॉल अमाउंट में भी प्रेजेंट है उसे ये कंडक्टिंग पॉलीमर सेंस कर लेते हैं। अब ये चीज पॉसिबल कैसे है कि ये इस चीज को सेंस कर ले रहे हैं, तो ये समझना है कि आपके पास कंडक्टिंग पॉलीमर है, कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल इसके कांटेक्ट में आएगा तो जो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो कम ज्यादा होती है, बढ़ने घटने लगती है। तो सपोज मैंने कहा कि मेरा जो कंडक्टिंग पॉलीमर है अगर वो ग्लूकोज के कांटेक्ट में आता है तो उसकी जो कंडक्टेंस है वो 5 माइक्रोसाइमन पर सेकेंड 5 माइक्रोसाइमन पर सेंटीमीटर हो जाती है। तो अब अगली बार जब कहीं पर भी ग्लूकोज होगा और मैं देखूंगी इसे इस चीज से कांटेक्ट में लाए, अच्छा ये 5 हो गई, तो मैं ये पता लगा लूंगी कि ये ग्लूकोज की वजह से होगा। ये मैं बस एक स्पेसिफिकली आपको नहीं बता रही कि ऐसी कोई वैल्यू होती है, आपको बस ये समझना है कि जैसे ही आपका जो कंडक्टिंग पॉलीमर है वो कंडक्टिंग पॉलीमर किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल से एनकाउंटर होता है तो उसके साथ एनकाउंटर होते ही इसकी कंडक्टिविटी में चेंज आता है और वहीं से हम पता लगा लेते हैं कि सो एंड सो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके बाद मूव करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो आपको पता है पॉलीमर प्लास्टिक नेचर के हैं, सारे नहीं लेकिन प्लास्टिक है और फ्लेक्सिबल है साथ में, ये बढ़िया बात है इनके साथ। कन्वेंशनली जैसे हमारा सिलिकॉन वगैरह यूज हो रहा है तो वो फ्लेक्सिबल नहीं है, तो उसके रिप्लेसमेंट में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इसे यूज किया जा सकता है, जैसे कि ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं, फोटो डायोड्स होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट वॉलपेपर्स होते हैं। इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट वॉलपेपर वो है जो ग्लोइंग होते हैं, उसकी पूरी सरफेस ग्लो करती है। जो ल्यूमिनेसेंस अगर आपने सुना होगा तो ल्यूमिनेसेंस चमक से रिलेटेड कोई चीज होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट वॉलपेपर्स में और उसके साथ साथ डेटा स्टोरेज के लिए भी ये यूज होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसका यूज है। तो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, सबसे पहले हमने कहा रिचार्जेबल बैटरीज में, देन एंटीस्टैटिक मटेरियल्स में, ऑप्टिकल फिल्टर्स में, और फाइनली इसके बाद हमने पढ़ा है सेंसर। अब बात करते हैं फोटोवोल्टाइक सेल में। तो जैसे कि सोलर सेल है, सोलर सेल में भी चार्ज ट्रांसपोर्ट मटेरियल की तरह यूज किए जा सकते हैं आपके कंडक्टिंग पॉलीमर। जो इलेक्ट्रॉन या होल हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उन कैरियर्स को इधर से उधर ले जाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसे यूज कर सकते हैं। देन बात आती है मॉलिक्यूलर डिवाइसेस। तो जो भी हमारी नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स है उस नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में मॉलिक्यूलर वायर या स्विचेस बनाने के लिए यही कंडक्टिंग पॉलीमर यूज होते हैं। बहुत बिल्कुल छोटे छोटे वो जो सर्किट्स होते हैं उन्हें बनाने के लिए इन पॉलीमर का, कंडक्टिंग पॉलीमर्स का यूज किया जा सकता है। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस शील्डिंग, आपने देखा होगा कि आपके पास लैपटॉप चल रहा होता है, साथ में फोन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो होता क्या है आप इस चीज को समझिएगा। इनविजिबल रेडिएशन होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो आपका फोन एमिट कर रहा है, आपका लैपटॉप एमिट कर रहा है, एक साथ इतने करीब करीब दो डिवाइस चल रही है, तो यहाँ से रेडिएशन निकल रही है, वहां से रेडिएशन निकल रही है। तो इस केस में आपको ऐसा नहीं लगता कि फिर इन दोनों रेडिएशन ने एक दूसरे के वर्किंग में, फंक्शनिंग में इंटरफेयर करना चाहिए था, लेकिन ये नहीं करती। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इसमें यही आपके कंडक्टिंग पॉलीमर, वैसे तो देखिए और भी चीजें यूज होती हैं, लेकिन क्योंकि अभी हम कंडक्टिंग पॉलीमर्स की बात कर रहे हैं तो उनकी कोटिंग कर दी जाती है और उनकी कोटिंग की वजह से ही ये जो आपके रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दूसरे की वर्किंग या फंक्शनिंग में इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो इसीलिए इन्हें हम कहते हैं शील्ड। शील्ड मतलब किसी चीज के आगे आप शील्डिंग लगा दे रहे हो उससे बचाने के लिए, तो इनके बीच में क्या लग जाती है, शील्ड, और वो कोटिंग किस चीज की होती है, इन्हीं कंडक्टिंग पॉलीमर्स की। सो दीज ऑल आर एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टिंग पॉलीमर। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पॉलीइथाइलिन डाइऑक्सीथायोफेन और पॉलीएनिलीन जो हमारे कंडक्टिंग पॉलीमर है उनको पढ़ना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू।